नमस्कार दोस्तों, विनाइएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनिल नागर है। जैसे कि पिछले विगत 2 दिनों में हमने एक विभिन्न देश के जो चर्चित मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन किया है, विस्तार से चर्चा की है। उसी के तहत आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चित एक एजेंसी भारत सरकार की, जो प्रतिदिन अखबारों में सुर्खियाँ बटोरती है और लोगों के दिमाग में और लोगों के जुबान पे हर वक्त चाहिए रहती है, उस एजेंसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उस एजेंसी के बारे में जानेंगे कि उसे इतनी पावर कहाँ से मिली, कैसे वो अचानक से या धीरे धीरे ग्रेजुअल उसका पावर में डेवलपमेंट हुआ, कैसे उस एजेंसी ने विभिन्न एजेंसियाँ जो पहले से ही देश में मौजूद थी, जो जिन कार्यों में ईडी आज कार्यरत है, उन सभी कार्यों को पहले वो एजेंसियां देखती थी, परंतु उन एजेंसियों को पीछे छोड़ते हुए ईडी आज एक सबसे पावरफुल एजेंसी के रूप में देश के सामने आई है। और उस एजेंसी का नाम है दोस्तों ईडी, जिसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आज हम ईडी का इतिहास देखेंगे, ये कैसे कार्य करती है, किन कानूनों के तहत ईडी को शक्तियां मिलती है, और क्या पावर है। इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ईडी इतनी पावरफुल है और ईडी कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद एक फेरा जो कानून था, फेरा 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये पारित किया गया था। इस कानून के तहत जो देश में स्टॉक मामले थे, स्टॉक एक्सचेंज के या शेयर मार्केट के, उन मामलों के जांच के हेतु और उन मामलों को इस कानून के तहत रेगुलेट किया जाता था। तो फिर उसके बाद 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग ने सिफारिश दी कि एक इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन किया जाए जो देश में आर्थिक मामले का जांच करे और आर्थिक मामले को अपने दायरे में रखते हुए उन पर जो भी कार्रवाई हो सके, जो इलीगल है वो इलीगल मामलों की कार्रवाई करे। तो तब 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग की अनुशंसा पर 1957 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसका पहले नाम इन्फोर्समेंट यूनिट रखा गया था। 1957 के बाद में 1960 में इसका नाम बदलकर इसका वर्तमान नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। तो इस तरह से ईडी की उत्पत्ति हुई है। कैसे 1947 के बाद स्टॉक एक्सचेंज के मामलों को फेरा के तहत देखा गया, फिर तब इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट को ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि जो देश में आर्थिक मामले हैं वो एक इन्फोर्समेंट यूनिट सेपरेट उसका गठन किया जाए और उसके द्वारा आर्थिक मामलों को देखा जाए।
इस इन्फोर्समेंट फिर ये इन्फोर्समेंट यूनिट का 1956-57 में गठन किया गया, परंतु ये इन्फोर्समेंट यूनिट देश के 3 मुख्य शहरों में अपना कार्य करती थी, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास थे। चूंकि इन तीनों शहरों में स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त मौजूद थे, तो इन तीनों शहरों के स्टॉक एक्सचेंज मौजूद होने के वजह से इन्फोर्समेंट यूनिट का 3 शहरों में गठन किया गया। बाद में 1960 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तब्दील कर दिया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और ईडी एक लीगल एडवाइज़र या लीगल ऑफिसर के अंतर्गत काम करने लगी। बाद में आरबीआई के भी इसमें कुछ मेंबर ऐड कर दिए गए, उस तरह ईडी कार्य करने लगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईडी को पावर कहाँ से मिली, ईडी किन कानूनों के तहत कार्य करती है, जिसमें पहला कानून है फेरा एक्ट 1973। चूँकि ये इस कानून ने रिप्लेस किया था फेरा एक्ट 1947 को, परंतु बाद में इस कानून को भी रिप्लेस कर दिया गया फेमा एक्ट 1999 से। फेमा एक्ट 1999 के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्य करती है। दूसरा कानून है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल कानून है, PMLA एक्ट 2002, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस कानून के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अत्यधिक पावर दी गई। जो आज कार्य कर रही है ईडी, वो मैक्सिमम इस कानून के तहत कार्य करती है। जिसके अलावा 2018 में ही PMLA अमेंडमेंट एक्ट भी पारित किया गया। इस कानून के तहत भी ईडी को शक्तियां दी गई है कुछ। और चौथा कानून है FOEA फगिटिव ऑफेंस इकोनॉमिक एक्ट, जो कि 2018 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों, इन 4 कानून के तहत ईडी कार्य करती है। अब ईडी के पास ऐसी जो पावर है, जो शक्तियाँ जो विभिन्न जांच एजेंसियों से ईडी को एक अलग और पावरफुल यूनिट बनाती है, उन शक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला, ईडी बिना किसी वारंट के किसी भी जो सस्पिशियस है या उस ईडी को लगता है कि इन्होंने आर्थिक मामलों में कुछ गड़बड़ी की है, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। सेकंड थिंग, इस कानून ईडी जो अपना कार्य करती है, उसमें एक प्रावधान है PMLA कानून के तहत कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने ऐसा प्रावधान रखा है कि अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसने ईडी के सामने कुछ बयान दिया है, ईडी के ऑफिसर के सामने, तो जो बयान ईडी के ऑफिसर्स को दिया गया है, वो बयान लीगल बयान होगा, उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है। तो सबसे खासियत इस कानून ने जो ईडी को दी है, वो यही है कि ईडी के ऑफिसर्स को दिया गया बयान एज ए
एविडेंस पेश किया जाएगा। और जिसके बाद में ईडी प्रॉपर्टीज को जब्त कर सकती है, किसी को भी पूछताछ के लिए समन कर सकती है, इन सब के अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पारित किया गया था, ईडी जब अपनी कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत करती है तब एक विशेष अदालत के तहत ये पूरा ट्रायल चलाया जाता है, जिसको पीएमएलए कोर्ट भी कहा गया है। इसको पीएमएलए कोर्ट भी कहा जाता है। तो ईडी के पास ये पावर्स है और किन कानूनों के तहत वो कार्य करती है हमने ये भी देखा है। अब हम देखते हैं कि ईडी कब काम करती है, ईडी को कब लगता है कि ये केस उसको जांचना चाहिए, ये इकोनॉमिक ऑफेंस है या किसी प्रकार की एक आर्थिक धांधली हुई है। तो किसी भी अगर किसी थाने में अगर किसी थाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का कोई प्रकरण दर्ज होता है, जैसा कि अगर किसी थाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का कोई प्रकरण दर्ज होता है तब वो उस थाने के द्वारा ईडी को सूचना दी जाती है और ईडी उसके पश्चात इस मामले में जांच करती है। दूसरा, ईडी स्वतः संज्ञान के तहत या सुओ मोटो के तहत थाने से चार्जशीट भी मंगवा सकती है। ये 2 केसेस रहेंगे जब ईडी अपना कार्य करेगी। ईडी अपना किसी भी के भी खिलाफ अपनी कार्रवाई को इनिशिएट करने के लिए इन 2 बेसिस पे अपनी कार्रवाई इनिशिएट करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईडी और सीबीआई में डिफरेंस क्या है, कैसे ईडी इतनी पावरफुल बनी है, कैसे ईडी को इतनी शक्तियाँ दी गई है कि आज सीबीआई हम बहुत कम न्यूज़ में देखते हैं, सीबीआई बहुत कम केसेस को हैंडल करती है। क्यों इतना ईडी इतना ज़्यादा केसेस को हैंडल करती है? तो हम ईडी और सीबीआई में मुख्य जो अंतर है उनके बारे में जानते हैं। जैसे ईडी और सीबीआई। ईडी जैसे मैंने आपको बताया है कि जो 3 कानून हैं उनके तहत कार्य करती है, जबकि सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है जो कि 1946 का है। ये 3 कानून पीएमएलए, फेमा और फगिटिव ऑफेंडर्स इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018, इन तीनों कानून के तहत ईडी कार्य करती है। सीबी जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत कार्य करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ईडी को किसी भी ऑफिसर्स के खिलाफ अगर जांच करनी है तो उसको उस ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट से अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बिना अनुमति के कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं, बिना अनुमति के कार्रवाई की इनिशिएट कर सकते हैं। जबकि सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ती है उस डिपार्टमेंट से जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ आर्थिक मामले से संबंधित कार्रवाई की जानी है उससे उस व्यक्ति के उस डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है। तीसरा हम देखेंगे कि ईडी को राज्य सरकारों और राज्य सरकार के किसी भी आदेश को मानने की बाध्यता नहीं होती है, जबकि सीबीआई को राज्य सरकार अपने यहाँ कार्रवाई से मना कर सकती है। राज्य सरकार की परमिशन
की ज़रूरत होती है। हमने जैसे देखा है कि वेस्ट बंगाल में बहुत बार सीबीआई को अपनी कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब अगर सीबीआई को कोर्ट का आदेश मिलता है तो कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई बिना किसी परमिशन राज्य सरकार के अपनी कार्रवाई को शुरू कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। और राज्य सरकार की ये जवाबदारी होती है कि सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करे और उनको अपने कार्य को संपादित या कंप्लीट करने में मदद दे। तो ये हमने ईडी और सीबीआई के जो 2-3 डिफरेंसेस है हमने देखे हैं, और ईडी को कैसे इतनी पावर मिली है और कैसे ईडी अपना कार्य करती है। एक फैक्ट मैं और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब 2018 में FOIA 2018 एक्ट यह कानून पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो इस कानून के तहत जो कोई भी अपराध करके विदेश भाग जाता है, आर्थिक अपराध के मामले में विदेश भाग जाता है, उसके बाद उस पर जो कार्रवाई की पावर है और जो शक्तियां हैं वो शक्तियां भी ईडी को ही दी गई है। तो ये एक प्रावधान है जो ईडी को और पावरफुल बनाता है, जिसके तहत ईडी कार्य करती है। अब हम ये देखेंगे कि ईडी जो कार्य करती है, पहले ईडी इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों के डिपार्टमेंट के तहत कार्य करती थी। आर्थिक इकोनॉमिक अफेयर्स के पहले ईडी इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत कार्य करती थी, बाद में यह राजस्व विभाग के तहत कार्य करने लगी। इस तरह से ईडी अपना कार्य करती है। एक और जो अभी दिल्ली के सीएम जैसे अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और लीकर पॉलिसी स्कैम के तहत गिरफ्तार किया है, तब ये बात सामने भी आई है कि ईडी जो अपने केसेस किसी के खिलाफ रजिस्टर्ड करती है, उसमें जो एविडेंस को प्रस्तुत करना होता है या दलील देनी होती है, वो जो एक्यूज्ड पर्सन रहता है उसको कोर्ट के सामने प्रूफ करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। उसकी कि वो बताना पड़ता है उसको कि मैंने ये कोई जुर्म नहीं किया है। तो इसमें जो एविडेंस ऑफ प्रूफ है उसका बर्डन है जो वो एक्यूज्ड पर रहता है। तो ये भी इस ईडी को इस एक तरह से बहुत पावरफुल बनाता है। और ये सभी प्रावधानों के तहत हमने देखा कि ईडी कैसे कार्य करती है, ईडी की शक्तियाँ क्या है, ईडी आज इतनी पावरफुल कैसे है। और अंततः मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि ईडी ने अभी तक टोटल 25 ट्रायल कंप्लीट किए हैं किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में। और टोटल 25 ट्रायल में से 24 लोगों को सजा मिली है। तो ये ईडी की एफिशिएंसी को भी दर्शाता है। इसी के साथ हम ईडी के जो भी हमने तथ्य पढ़े हैं, शक्तियाँ देखी है, पावर देखी है, इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया है कि कैसे ईडी कार्य करती है और ईडी देश में इतनी पावरफुल कैसे बनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का मुद्दा हम समाप्त करते हैं और जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उसके बाद हम जब भी कोई देश का मुद्दा रहेगा उसी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और एक विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।